क्या कि 22 के बाद दो वर्ण क और फे को आधा हटा करके आगे जाने वाले भाग को आधा हटा के हमने आधा किया था। अब जो बचे हुए 8 गोल वर्ण थे उनको आधा करने के लिए हमने क्या किया है, इनके नीचे हल चिन्ह का या हलंत का प्रयोग कर लिया है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है क्या कि सर एक वर्ण अभी और बचा पड़ा है। हाँ बिल्कुल मित्रों, मुझे याद है, एक वर्ण मुझे याद है, और वो कौन सा है, रे वर्ण। कौन सा है, रे वर्ण, जो खड़ी पाई का भी नहीं है और उसमें गोल वर्ण भी नहीं है। एकमात्र कौन सा वर्ण, रे वर्ण। रे वर्ण ऐसा है जो न तो खड़ी पाई का, ये रे वर्ण ऐसा है जिसमें खड़ी पाई भी नहीं हो रही और ये गोल वर्ण भी नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है रेफ वर्ण। क्या कहा जाता है इसको, रेफ वर्ण। ये नाम याद रखने हैं हमें बहुत अच्छे से, नाम हमें याद रखने हैं बहुत अच्छे से। भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं, भाषा का मानक रूप पढ़ रहे हैं और आप उत्कर्ष के मंच से जुड़े गए तो आपको वो चीजें मिल रही हैं जो आपके भविष्य को कारगर साबित करेंगी, जो आपके जीवन को सार्थक दिशा दे रही हैं। उन चीजों में आप जुड़े रहे हो तो आपको हर एक बारीकी से बारीक चीज का भी पता चलता जाएगा। अब हमें यही नहीं पता था, हम यही पढ़ते आ रहे थे कि यह रैसे रस्सी है। अगर दोस्तों अगर यही रस्सी है तो मेरा सवाल आपसे यह होगा कि यह क्या है, यह क्या होगा। अगर इसे आप रस्सी कहेंगे तो यह भी क्या है, रस्सी ही है। अगर रस्सी को इस तरीके से लिखा ही जा सकता है तो मैं ऐसा क्यों लिखूं, इतने सारे वर्ण लिखने की मुझे आवश्यकता क्यों है। अगर रे से रस्सी इस तरीके से लिखी जा रही है और यही रूप शुद्ध है तो फिर रे ये क्या हो गया। तो समझिए इस वर्ण को कहा जाता है क्या, रेफ वर्ण। इस वर्ण को क्या कहा जाता है, रेफ वर्ण कहा जाता है। नाम हमें पता चल चुका। अब बात आती है कि सर इस रे को आधा कैसे लिखेंगे, इस रे वर्ण को आधा कैसे लिखेंगे। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत डीप तक इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको ताकि किसी भी प्रकार के किसी भी बड़े से बड़े लेवल की परीक्षा में भी यदि आप हिंदी भाषा या व्याकरण के पाठ्यक्रम का सामना करो तो आपको किसी प्रकार की असुविधा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हमें परीक्षा देने का आनंद तभी आता है जब हमारे माइंड में सारे डाटा सेव रहे और हम पेपर सेटर को चैलेंज देके पढ़ें कि हाँ तू पूछ जहां से पूछना है, मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। क्यों, क्योंकि हमने ये उत्कर्ष ऐप से और उत्कर्ष के लाइव क्लासों से, उत्कर्ष की ऑफलाइन क्लासों से, वहां टेलीग्राम ऐप से हमने बहुत सारा मैटर कलेक्ट कर लिया और हमारे माइंड में इतने सारे डाटाज उपलब्ध हो चुके कि हम चुनौती देके पढ़ सकते हैं, चुनौती देकर के पेपर में बैठ सकते हैं कि आपको कहीं से कुछ भी पूछना हो हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं। बस ये आत्मविश्वास यदि आ जाएगा और ये आत्मविश्वास यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें ऐसी बारीक से बारीक पहलू को भी नहीं छोड़ना। कई बार यही हो जाता है कि हम पढ़ के चले जाते हैं कुछ अलग तरीके से और पेपर आ जाता है कुछ अलग तरीके का। लेकिन यदि संपूर्ण पढ़ के गए तो तरीका फिर कैसा भी बनाए, हम हर प्रश्न का जवाब देने के काबिल होते हैं, जवाब देने योग्य होते हैं। तो बात करते हैं रेफ वर्ण की। तो इसका हमें नाम पता चल चुका। अब बात आती है इसे आधा कैसे करना है। तो इसे आधा करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं क्या कि हिंदी में इस रेफ वर्ण के 4 तरीके चला करते हैं। अर्थात हिंदी में इस रे वर्ण का प्रयोग हम 4 तरीकों से करते हैं। एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनना मित्रों। हिंदी में इस रे वर्ण को हम 4 तरीकों से लिखा करते हैं, 4 प्रकारों से हम इसका प्रयोग करते हैं। और वो चारों तरीके, चारों प्रकार क्या हैं वो सुनना। देखो, आप एक चाहें तो नई हेडिंग भी इसकी डाल सकते हैं। क्या, रे वर्ण के रूप। क्या कह सकते हैं आप, या रेफ वर्ण के रूप, रे वर्ण के रूप। और रे वर्ण के जो रूप हैं उनमें पहला, यदि आप इस प्रकार से रे लिख रहे हो, यदि आप इस प्रकार से रे लिख रहे हो अर्थात इसके साथ किसी प्रकार का कोई हलंत चिन्ह नहीं लगाया तो समझना यह रे क्या होता है, पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब यहां पर मेरा है संदर्भ स्वर सहित से। यदि आपको कहीं भी इस प्रकार से रे वर्ण लिखा हुआ मिल गया, यदि आपको कहीं भी इस प्रकार से रे वर्ण लिखा हुआ मिल गया जिसके नीचे हलंत वगैरह या किसी प्रकार का और कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो वो वाला रे हमेशा क्या होगा, पूर्ण होगा, स्वर सहित होगा। एक तरीका। दूसरा तरीका सुनना। खड़ी पाई के वर्ण कितने थे, 22 और 2 कै और फे, अर्थात कुल वर्ण कितने हैं, 24। खड़ी पाई के कुल वर्ण कितने हैं, 24। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, शब्द शुद्धि अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है, वास्तविकता यही होती है। शब्द शुद्धि अलग से कोई व्याकरण का टॉपिक नहीं है। व्याकरण के टॉपिक में शब्द शुद्धि में कौन सी चीज सीखने की होती है, आपने शब्दों के निर्माण में, शब्दों की उत्पत्ति में, शब्दों के अर्थ में, शब्दों की रचना में किस किस प्रकार की गलती कर
बैठते हैं, हमारे सामने कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं, हम कौन कौन सी गलती कर लेते हैं, उनको सुधारने के लिए एक अलग से बिंदु पढ़ा जाता है शब्द शुद्धि। बाकी कोई शब्द शुद्धि व्याकरणिक बिंदु थोड़ी ना है। शब्द शुद्धि तो इस शब्द से रिलेटेड जितने भी सारे बिंदु हैं जिसमें आपका संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, या इस प्रकार से किसी भी वर्ण को संयुक्त बनाना है, किसी शब्द को संयुक्त बनाना है, इस प्रकार के निर्माण में, इस प्रकार के शब्दों की संरचना में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उनको सुधारने के लिए एक अलग से व्याकरण में भाग बना दिया कि शब्द शुद्धि के अंतर्गत शब्दों में होने वाली गलतियों को हम शुद्ध करेंगे। बाकी अलग से कोई व्याकरणिक बिंदु नहीं होता। शब्द शुद्धि के बिंदु यहीं से निकल निकल के आ रहे हैं। मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे आपको बताता भी चलूंगा कि इस प्रकार का प्रश्न कौन से बिंदु में कहां से पूछा जाता है। जैसे हम शब्द पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, तो संधि पढ़ते समय बहुत सारे उदाहरण ऐसे आएंगे जो संधि में नहीं आते, शब्द में आते हैं। एक उदाहरण दूं छोटा सा आपको मित्रों, जैसे एक शब्द आता है आशीर्वाद, विसर्ग संधि का उदाहरण है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द अधिकतर पेपरों में यदि पूछा जा रहा है आशीर्वाद शब्द से संबंधित प्रश्न, तो वह है तो वास्तव में विसर्ग संधि का उदाहरण। लेकिन विसर्ग संधि में इस प्रकार का न पूछ के इस आशीर्वाद शब्द को वह शुद्ध शब्दों में पूछता है। मतलब यह हुआ कि शब्द शुद्धि इस संधि में से, समास में से, उपसर्गों से और प्रत्ययों से ही बनती है। और एक रूप आपका बन रहा है कौन सा, कि शब्दों को संयुक्त बनाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से को आधा किस तरीके से लिखेंगे, तो शब्द शुद्धि यहां से निकल के ही आगे बढ़ती है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने बात की क्या, कि यदि रे वर्ण को आप किसी प्रकार के कोई और संकेत के साथ नहीं लिख रहे, अगर इसी प्रकार से रे लिखा हुआ है और ऐसा रे जैसे हम लिखते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है रमन, किसी व्यक्ति का नाम है जैसे रमेश, तो इस रमन और रमेश में जो ये रे वर्ण लिखा हुआ है, ये रे वर्ण क्या है, स्वर सहित है, अर्थात ये पूरा लिखा हुआ है, यह आधा नहीं है। नंबर 2, दूसरा तरीका, यदि 24 वर्ण उनकी बात कर रहा हूं जो खड़ी पाई वाले हैं, 24 वर्ण जो खड़ी पाई के होते हैं वो स्वयं तो हो आधे। बहुत गौर से सुनना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अलग बात बता रहा हूं। क्या कि वे 24 वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है, 24 वर्ण खड़ी पाई वाले कौन से हैं, 8 गोल वर्ण को छोड़ दो और एक रे वर्ण को छोड़ दो, तो 8 गोल और एक रेप वर्ण रे को छोड़ करके बचे हुए 33 में से 22 और 2 24 वर्ण जो बच रहे हैं उन्हें कहा जाता है खड़ी पाई के। आप लगातार इस चार्ट पे देख भी सकते हैं, जो वर्ण मैंने गोले में बंद कर रखे हैं, जो वर्ण मैंने इन गोलों में बंद कर रखे हैं, वो सारे के सारे वही वर्ण हैं, वो सारे के सारे वही व्यंजन वर्ण हैं जो खड़ी पाई की सहायता से लिखे जाते हैं। बिल्कुल मित्रों, आपको अलग से इन चीजों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये सब चीजें पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको उत्कर्ष ऐप पर भी मिल जाएंगी, आप वहां से भी इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल, सारी की सारी बातें और एक माइनर से महीन नियम भी मैंने अलग से लिखा है उसका, और अलग से उन नियमों का बहुत अच्छे से आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरे डाटा मिल जाएंगे। फिलहाल आप नियमित लगातार इसको देखें और समझें, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि थीम कह क्या रही है, टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। समग्र बिंदुओं पर चर्चा करने की वजह यही है, समग्र बिंदुओं को बारीकी से पढ़ने की वजह यही है कि आपके जहन में किसी प्रकार का कोई सवाल रहे ही नहीं। बहुत सारी बातें मैं बहुत बार दोहरान कर रहा हूं, एक एक बात को मैं 5-5, 6-6 बार बोल जाता हूं। यदि आप अलर्ट होकर के, एकाग्रचित होकर के लगातार सुनते रहेंगे तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपके मस्तिष्क में वे पूरे के पूरे डाटा वैसे ही सेव हो सकते हैं। तो एकाग्रता के साथ देखते रहिए और लगातार चैनल को लाइक और शेयर करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा तरीका जो आ रहा था, 24 वर्ण जो थे जो खड़ी पाई के हैं और स्वयं कैसे हैं आधे, समझना बात को ध्यान से। जैसे ये पै पतंग वाला पै वर्ण है, पै वर्ग का पहला वर्ण है पै, और ये पूरा लिखा हुआ है। अब मैं कहूं कि मेरे को इस पै को तो लिखना हो आधा, ये लो जी, खड़ी पाई का वर्ण है, खड़ी पाई हटा के आधा लिख दिया। पै वर्ण को मैंने कैसे लिख दिया, आधा। पै वर्ण था, पै वर्ण में हमें पता है कि खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग होता है उसे खड़ी पाई हटा के क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। तो मेरा जो खड़ी पाई का वर्ण पै है, मैंने क्या किया, इस खड़ी पाई को हटा करके इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। खड़ी पाई को हटा के मैंने इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसके साथ रे वर्ण जोड़ना है, इसके साथ क्या करना है, रे वर्ण जोड़ना है जो पूरा है, रे वर्ण जोड़ना है जो कि क्या है, पूरा। तो क्या शब्द मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, जैसे शब्द आता है प्रभाव, जैसे शब्द आता है प्रभाव, क्या यह सही है? आप कहोगे सर हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। मेरा मतलब यह है कि खड़ी पाई का जो पै वर्ण है, इसमें मैंने खड़ी पाई हटा के आपको आधा करना बताया,
तो क्या इसको खड़ी पाई हटा के आधा ऐसे लिख सकता हूं और उससे आगे मेरे को रे पूरा जोड़ना है तो जोड़ दिया? क्या ये सही है या ऐसा कहीं आपने पढ़ा? नहीं, नहीं पढ़ा। समझो, देखो समझो, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते भी नहीं है। इसका वास्तव में प्रयोग होता कैसे है वो सुनिए। यदि इन 24 वर्णों को, 24 वर्ण कौन से हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे 24 वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है वो स्वयं तो हो कैसे आधे, और उसके साथ में रे कैसा जोड़ना हो, पूरा या स्वर सहित रे जोड़ना हो। तो इस रे को कैसे जोड़ा जाएगा? इस रे को जोड़ा जाता है जो खड़ी पाई होती है उसके नीचे ऐसे तिरछा लगाकर। समझ में आया मित्रों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रे वर्ण का दूसरा रूप हमारे सामने आ चुका है। क्या? कि वे 24 वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और स्वयं क्या हो, स्वर सहित हो, स्वर रहित हो, स्वयं क्या हो, स्वर रहित हैं। अर्थात वे 24 वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है और जो स्वयं कैसे हैं, आधे हैं। स्वयं कैसे हैं, आधे हैं। और उनके साथ यदि हमें रे वर्ण को पूरा जोड़ना है, रे वर्ण को पूरा जोड़ना है मित्रों, तो हम क्या करेंगे? उस खड़ी पाई के नीचे ऐसे तिरछी लाइन के रूप में रे का प्रयोग कर सकते हैं। ये वाली चीज ध्यान दे लेना। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा था प्रकाश वाला शब्द अब समझना है। जैसे कहा क्या कि प्रकाश में मैंने कहा कि यह पे स्वयं तो था आधा और उसके साथ में रे क्या है, पूरा। तो इसको मैं क्या करूंगा? जब खड़ी पाई का स्वयं वर्ण आधा हो और उसके बाद में रे वर्ण पूरा जोड़ना है तो जो खड़ी पाई होती है उसके नीचे तिरछा लगा देंगे। अर्थात इस प्रकार से अगर आपको कहीं भी रे वर्ण लगा हुआ मिलता है जो तिरछी लाइन के रूप में नीचे लगा हुआ होता है तो यह वाला रे भी क्या होता है, पूरा या आधा? पूरा। इस रे को भी क्या कहेंगे? पूर्ण। क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ण कहेंगे। समझना इसको। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि खड़ी पाई के नीचे तिरछा रे लगा दिया जाता है तो वह रे भी हमें क्या होता है, पूरा मिलता है। अब ये देखो इतनी सी लाइन है, ये भी पूरा रे है, पूर्ण रे है। सवाल क्या था हमारा कि सर ऐसे याद कैसे हो? तो वही मैंने तो तरीका बताया था, ऊपर और नीचे वर्ण। ये देखो पै पतंग ऊपर लिखा हुआ है और नीचे रे जुड़ा हुआ है, तो जो नीचे है वो पूरा होगा और ऊपर जो है वो अधूरा होगा। पांव पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा, ये यहाँ भी बात लागू होती है। इसको, इस लॉजिक को यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ, रे वर्ण के। हमने पहले अकेले रे को पूरा लिखना देख लिया, खड़ी पाई के 24 वर्णों के साथ रे को जोड़ के देख लिया। अब बचे हुए कौन से हैं? गोल वर्ण। इन गोल वर्णों के साथ यदि रे लिखना हो तो गोल वर्णों के साथ रे कैसे लिखा जाता है, यह भी चीज अपने को समझनी है। तो अब आएगा अपना रे वर्ण का तीसरा रूप। देखो कौन सा है। ये मान लीजिएगा कोई भी गोल वर्ण है, ये कोई भी गोल वर्ण है, उन 8 में से कोई भी गोल वर्ण है जिन्हें हम हलंत लगा के आधा करते हैं, जिन्हें हम हलंत लगा के क्या करते हैं, आधा। और इनके साथ हमें रे कैसा जोड़ना है, पूरा। इनके साथ रे वर्ण का योग कैसा करना है, पूरा करना है। वापस से सुनना, 24 जो खड़ी पाई के थे उनके साथ रे को जोड़ना है तो तिरछी लाइन के रूप में जोड़ दिया। बचे हुए कितने? 8। वे जो गोलवर्ण होते हैं 24 और 8 होते हैं 32। और उसके बाद में एक स्वयं कौन बचता है, रे। रे के साथ में भी रे को जोड़ के बताऊंगा। उसके पहले हमें यह ध्यान दे लेने की बात है क्या कि जो गोलवर्ण होते हैं जो स्वयं आधे हो और गोलवर्ण आधा करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हलंत लगा के। अगर उसके साथ हमें पूरा रे जोड़ना हो तो जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, एक शब्द आता है जैसे ट्रक। एक शब्द आता है क्या, ट्रक। हमें मित्रों देखने को मिल रहा है, हम कई बार ये सोच लेते हैं, भ्रमवश ये समझ बैठते हैं कि यहां पर इस ट्रक में जो ये तिरछी लाइन के रूप में ऐसे नीचे जुड़ा हुआ है ये रे है। ये क्या है, रे। ऐसा समझ बैठते हैं, यह भी हमारा अनजानापन ही है। यहाँ पर ये तिरछी लाइनें जो जुड़ी हुई हैं ये एक ही चिन्ह नहीं है, यहाँ पर दो साइन लग रहे हैं, दो चिन्ह लगे हुए हैं। वो क्या है दोनों समझना। यहाँ पर जो ये तिरछी लाइन लगी हुई है ये पहले वाली, ये तो लगा हुआ है हलंत, ये तो क्या लगा हुआ है, हल चिन्ह लगा हुआ है। समझना दोस्तों, ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये गोलवर्ण है। टे टमाटर यहाँ पर क्या है, गोलवर्ण। और गोलवर्ण को मेरे को आधा लिखना था तो इसके नीचे मैंने क्या लगा लिया, हलंत लगा लिया। मैं इधर लिख रहा हूं टे और इसको आधा करना है तो ये लो हलंत लगा दिया। ये मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे हलंत लगा दिया। अब उसके बाद में मेरे को क्या करना था, इस गोलवर्ण के साथ में रे और जोड़ना है। तो रे जोड़ने का वही तरीका, नीचे तिरछी लाइन के रूप में जोड़ूंगा। ये लो जी, तिरछी लाइन के रूप में मेरे को रे जोड़ना पड़ना, मैंने जोड़ दिया। यहां पर क्या हुआ, जो यहां पर ये टेवर्ण था, टेवर्ण के नीचे ये तो लगा हुआ है हल चिन्ह। और ये वाली जो लाइन है, यह वाली जो लाइन है, आप जो काली शाही में गोले में देख रहे हैं, यह वाली जो लाइन है, यह लाइन रे वर्ण है। कौन सा वर्ण है, रे वर्ण। और मित्रों आपको आश्चर्य होगा, यह रे भी क्या होता है, पूर्ण। यह रे भी क्या होता है,
पूर्ण, अर्थात यहाँ यह रे भी क्या लगा हुआ है, पूरा लगा हुआ है। इसमें भी ये टे क्या है, आधा। अब इतनी सारी बात याद नहीं करनी, ये तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया पूरा विस्तार से। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो तो कैसे याद रख लेंगे कि यहाँ पर भी ऊपर और नीचे वर्ण आ रहे हैं, टे और रे, टे और रे। टे ऊपर है, रे नीचे है, तो पाँव में जो है वो पूरा और सिर पे जो है वो अधूरा, अर्थात नीचे जो होता है वो पूरा होता है और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, अधूरा। या मैं कहूं कि जो आधा दिखता है वो पूरा होता है और जो पूरा दिख रहा है वो वास्तव में क्या होता है, आधा। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई मित्रों। तो अब ध्यान दो, ये हमारे 3 तरीके हो चुके हैं रेवर्ण के। चौथा तरीका देखिए, रेवर्ण का चौथा रूप। रेवर्ण का जो चौथा रूप है वो क्या है, रेवर्ण स्वयं हो और इस स्वयं रेवर्ण को आधा लिखना हो, स्वयं रेवर्ण को आधा लिखना हो तो पहले एक बार मैं आपको बताऊं, हमने इसके पूरे पूरे के 3 तरीके देख लिए। हमने एक तो ऐसा लिख दिया, एक हमने लिखा खड़ी पाई के साथ तिरछी लाइन में, और एक हमने लिखा है गोल वर्ण के साथ, ये इस वाले फॉर्मेट में। 1, 2 और तीनों, ये तीनों के तीनों रे क्या हैं, पूर्ण। ये तीनों के तीनों रे वर्ण क्या हैं, पूर्ण है। या आप कह सकते हो इनमें से किसी भी प्रकार से रे लिख दिया जाए, ये तीनों क्या होंगे, स्वर सहित होंगे। क्या होंगे भाई, स्वर सहित होंगे। अब बात आती है क्या कि रेवर्ण को यदि हमें आधा लिखना है, यदि रेवर्ण को हमें आधा लिखना है तो रेवर्ण को आधा लिखने के लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो ध्यान देना, इस रेवर्ण को आधा करने के लिए ये जो शिरोरेखा होती है इसके ऊपर लिखा जाता है ऐसे। रेवर्ण को यदि आधा किसी शब्द में लिखना हो तो जिस वर्ण से ठीक पहले इस रेवर्ण को आधा लिखना होता है उसी वर्ण के ऊपर इसको लगा दिया जाता है ऐसे झंडी की तरह, जिसे कहा जाता है रेफ। क्या कहा जाता है, रेफ कहा जाता है। इसको रेफ में प्रयुक्त करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे आता है कर्म, जैसे आता है सर्म, जैसे आता है गर्म, अर्थात इनका मतलब यह हुआ कि मैं वर्ण से पहले हमें इस रेवर्ण का उच्चारण आधा करना है। अर्थात यहां पर देखा जाए तो कै भी पूर्ण लिखा हुआ है और रे क्या है, आधा, और मैं क्या है, पूरा। तो यदि कहीं भी आपको रेवर्ण को स्वर रहित लिखना हो तो वह लाइन के ऊपर रेफ में लिखा जाएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। एक तो विसर्ग संधि में जब ऋत्व विसर्ग संधि आती है तो वहां पर व्यंजन के योग में इस रेवर्ण का प्रयोग हम रेफ में करेंगे, और एक जब हम गुण संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि का जो तीसरा प्रकार, या मैं कह दूं कि स्वर संधि में जब ए के बाद में ई और उ और री के योग में पढ़ते हैं, तो जब ए या आ के बाद री के योग में जब अर का निर्माण होगा तो बनने वाले शब्द में रेवर्ण सदैव रेफ में ही लिखा जाता है। तो हमें पता रहना चाहिए कि रेफ में रे को कैसे लिखा जाता है। अब बात आती है सर याद कैसे होगा, तो समझिए यह वाला रे भी पूरा है, यह वाला रे भी पूरा है और यह वाला रे भी पूरा है। ये रे का पहला तरीका, ये रे का दूसरा तरीका और यह रे का तीसरा तरीका, और ये रे का कौन सा तरीका आ गया, चौथा। इन चारों तरीकों में याद रखने की बात, या याद रखने के लिए कैसे समझे कि रे कहाँ पूरा है कहाँ आधा है, तो ये जो ऊपर लिखी हुई लाइन होती है इसको हमने क्या नाम दिया था मित्रों, हाँ बिल्कुल क्या नाम दिया था, शिरोरेखा। क्या नाम दिया, शिरोरेखा। तो ध्यान दे लेना, इस शिरोरेखा के नीचे, ये भी इस शिरोरेखा के नीचे है, यह भी शिरोरेखा के नीचे है और यह भी शिरोरेखा के नीचे है। तो इस शिरोरेखा से जो नीचे आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से लिखा जाए, वो रे क्या है, पूर्ण है। वो रे क्या है, पूर्ण है, स्वर सहित है, पूरा है। और इस शिरोरेखा के जो ऊपर लगा हुआ है वो रे क्या है, आधा। वह रे क्या है, आधा। शिरोरेखा के ऊपर जो लगा हुआ है वह रे क्या होगा, आधा होगा। यहां तक आप बात समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, हमने अब तक क्या पढ़ लिया है कि रे वर्ण के रूप क्या होंगे, गोल वर्णों को आधा कैसे लिखा जाता है, खड़ी पाई वाले 22 वर्णों को खड़ी पाई हटा के आधा कर देंगे, खड़ी पाई के वे 2 वर्ण जो खड़ी पाई को लांग के आगे जा रहे थे उन्हें खड़ी पाई न हटाते हुए आगे जाने वाले भाग को आधा हटा के आधा लिखा जा सकता है। दोस्तों अब तक हम 2-3 चीजें चर्चा कर चुके हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी चीजों की चर्चा करी, तो आज का बिंदु जो आरंभ हुआ था वह कहाँ से हुआ था, साहित्य कोश। वह कहाँ से हुआ था, साहित्य कोश। वह शब्दकोश का उपयोग किस तरीके से करना है, और साहित्य कोश व शब्दकोश का उपयोग करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि वर्णों का या इस हिंदी की संपूर्ण वर्णमाला का शब्दकोश के अनुसार क्रम क्या होता है। तो स्वरों से पहले तो हमने केवल नई चीज क्या जोड़ी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, और संयुक्त अक्षरों को हमने कहाँ लिख दिया, जिनके योग से बन रहे हैं उसके ठीक बाद में। उसके बाद में हमने जो तीसरी बात करी है क्या, कि जब हम शब्द बनाएंगे शब्दकोश के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम निर्धारण करेंगे, तो हमें व्यंजनों को आधा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन सा व्यंजन शब्द में किस तरीके से आधा लिखा जाता है उसका भी
मैंने आपको 4 प्रकारों में या 4 नियमों में सारा का सारा ब्यौरा दिया। यहां तक की बात हो जाने के बाद अब आता है दूसरा प्रकार का प्रश्न। इसी टॉपिक में से एक प्रकार का प्रश्न तो अपने को पता चल चुका, कौन सा, कि यदि किसी भी वर्ण का शब्दकोश में शब्दकोश के अनुसार क्रम पूछता है तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ण किस वर्ण से पहले और कौन सा वर्ण किस वर्ण के बाद लिखा जाता है, या मैं कहूं कि कौन से वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण आता है और कौन से वर्ण के पहले कौन सा वर्ण आता है। ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। अब आती है दूसरी बात या दूसरे प्रकार का प्रश्न जो मैंने आते ही आपसे चर्चा आरंभ करी थी, क्या कि मेरे पास 50 विद्यार्थियों की एक सूची है, हमारे पास 50 विद्यार्थियों के नाम हैं और 50 विद्यार्थियों के नाम आपको बता दिए गए। इन 50 विद्यार्थियों के नाम आपको दे दिए गए और कहा गया इनको एक क्रम के अनुसार या शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके पुनः लिख दीजिए। तो आप किस तरीके से उन्हें उनका क्रम निर्धारण करोगे, यदि आपको हिंदी वर्णमाला के अनुसार उनका क्रम निर्धारण करना हो तो उस चीज को समझने के लिए देखो आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट पे, नए तथ्य पे। समझिए शब्द क्वेश्चन कैसे आएगा, एक प्रश्न से मैं आरंभ करके इस चर्चा को समझाना चाहूंगा। जैसे मेरे पास मान लीजिएगा नाम है क्रम, क्रम, करम, ध्यान दो, कै आधा रे और मैं, कै आधा रे पूरा और मैं, कै रे पूरा और मैं। उसके बाद में जैसे मैं और लिखूं क्रमांक, जैसे मैं लिखूं क्रमांक, जैसे मैं लिखूं कर्मशील, सॉरी, जैसे मैं लिखूं क्रमशील। अब आपको कहा जाए कि जैसे ये 5 नाम आपको दे दिए गए, जैसे यह 5 नाम आपको दे दिए गए, कर्मशील, क्रमांक, कर्म, क्रम और करम, इन पांचों के पांचों नामों में आपको कहा जाए कि आपकी एक कक्षा है या आपके पास एक लिस्ट है जिसमें इन पांचों नामों को साहित्य कोश के या शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मित्रों कि आप सबसे पहले कौन सा नाम लिखोगे, सबसे पहले कौन सा नाम लिखोगे। वापस से समझना मेरा सवाल क्या था। हमारे पास 5 शब्द दिए गए हैं, एक तो है कर्मशील, एक तो क्या दिया गया है कर्मशील, एक क्या दिया गया है क्रमांक, एक क्या दिया गया है क्रमांक, एक क्या दिया गया है कर्म, और एक क्या है कर्म, और एक क्या है कर्म, एक क्या है कर्म। इन सभी का या मैं कहूं इन पांचों का शब्दकोश के अनुसार यदि आपको क्रम पूछा जाता है, ध्यान दे लेना, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा जाने वाला पहला प्रश्न इसी प्रकार का होता है। 2015 के पेपर में भी 2 प्रश्न यहां से आए थे, 2 प्रश्न ऐसे आ चुके हैं। एक ही पेपर में लगातार 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक तो क्रम निर्धारण करवाया था और एक व्यवस्थित क्रम वाला प्रश्न आ चुका था। और फिर से भी प्रश्न दोहराए जाते हैं क्योंकि हूबहू शब्द नहीं लिख सकता लेकिन पैटर्न तो वही है। इस शब्दकोश और साहित्य कोश के उपयोग और पद्धति वाले टॉपिक में से केवल 2 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले प्रकार का यदि प्रश्न बनता है तो वह प्रश्न बनता है कि कौन से वर्ण से पहले या कौन से वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण आता है, यह चीज। और दूसरा प्रश्न जो कठिन होता है हमारे लिए, वास्तव में कठिन होता नहीं है पर लगता जो हमें कठिन है, तो वो वाला प्रश्न ऐसा ही होता है। हमारे पास 5 या 6 नाम होते हैं और अन्य विकल्पों में बदल बदल कर इनका क्रम बदल दिया जाता है। दूसरा विकल्प बनाएगा जिसमें क्रमांक को पहले लिख देगा, कर्मशील को बाद में लिख दिया। अन्य विकल्प में ये दोनों हूबहू रख देगा और यहाँ पर इस क्रम को और इस क्रम का स्थान बदल दिया। तीसरा अन्य विकल्प बनाएगा जिसमें ये तीनों नाम पहले और ये दोनों नाम बाद में लिख देता है और पूछता है दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दकोश के अनुसार नामों का क्रम लिखा हुआ है। अब हमें चयन करना होता है कि पहले कौन सा आएगा और पहले बाद में कौन सा आएगा। 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, आप इसका बता सकते हैं कि देखिए कौन सा नाम कौन सी जगह लिखा जाएगा, या मैं आपको कहूं कि 1 नंबर पे कौन सा नाम आएगा और 2 नंबर पे कौन सा नाम आएगा। बिल्कुल आराम से आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझिए इसको। हाँ बिल्कुल, तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, इसमें तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। अनुमान से आप इसका चुन भी नहीं सकते। इसका एक मेथड होता है, इसका एक तरीका होता है कि आपको निश्चित कर देगा वो तरीका कि किस तरीके से आप इसका आंसर सही निकालेंगे। सही जवाब तक और सही विकल्प का चयन करने के लिए आपको एक बेहतर तरीका बता रहा हूं, वो समझो क्या है। हमें चाहे 5 शब्द दे दिए जाएं, हमें चाहे 5 शब्द दे दिए जाएं और चाहे 50 शब्द दे दिए जाएं। मैंने 50 विद्यार्थियों का नाम लिया था, 50 ही नहीं चाहे 500 विद्यार्थियों के नाम ही क्यों ना व्यवस्थित करवा लिए जाएं। यदि हमें वर्णमाला का शब्दकोशीय क्रम पता है तो हम इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर बहुत ही सही तरीके से दे
सकते हैं। जैसे इसी के साथ मैं और शब्द भी जोड़ दूं, जैसे मैं यहाँ पर एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर नाम आ जाए क्षय, और एक नाम और लिख दिया जाए जैसे क्षत्रिय, या इधर लिख देते हैं क्षयी। अब हमारे पास 5 और 2 7, 5 और 2 7 नाम हो चुके हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि इन सातों नामों का शब्दकोशीय क्रम यदि हमें पूछा जाता है तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार इनमें कौन सा नाम पहले आएगा और कौन सा नाम बाद में आएगा। मित्रों, इस प्रकार का यदि हमें प्रश्न पूछा जाए तो आपको इस प्रकार के प्रश्न का जवाब कैसे देना है, समझिए मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार के प्रश्न का जवाब आपको कैसे देना होगा। सबसे पहला तरीका क्या होता है, जो ये हमें नाम दे दिए जाते हैं, जो ये हमें नाम दे दिए जाते हैं, आप इनको ऊपर से नीचे क्रम में लिख लो। कैसे? सबसे पहले लिख लिया जैसे क्षयी, उसके बाद में दूसरा नाम क्या गया, कर्मशील, उसके बाद अगला नाम क्या लिखा हुआ है, क्रमांक। क्या लिखा हुआ है, क्रमांक। क्रमांक के साथ में क्या लिखा हुआ है, क्रम। क्या लिखा हुआ है, क्रम। क्रम के बाद में क्या लिखा हुआ है, करम, और करम के बाद में क, र और मैं, ये वाला। और उसके बाद में एक नाम और मैंने जोड़ा था, जो जोड़ा था क्या, क्षय। ये इस प्रकार से 7 नाम हमारे पास दिए हुए हैं। अब इन सातों नामों का ये वाला क्रम तो जो हमें परीक्षा में दिया गया है या प्रश्न में दिया गया है, अब ये सही है या नहीं है यह हमें पता नहीं। हमें पता लगाना है कि इनका ये रोल नंबर जो होंगे, जैसे मैं कह दूं कि पेपर में तो ये इस प्रकार से दे दिए गए कि ये क्रम है 3 4 5 6 और 7, क्या ये वास्तव में क्रम सही है या इनका कोई और रोल नंबर बनेगा। तो बनाने का तरीका क्या होगा, आपको इन प्रकार के शब्दों को ऐसे लिख लेना है और सभी शब्दों का शाब्दिक विच्छेद करना है। शब्द पे गौर करना मित्रों, बहुत अलग बात बता रहा हूं यहां से। जब आपको इस प्रकार से कोई भी शब्द दे दिए जाएं, चाहे 2 दिए जाएं चाहे 4 दिए जाएं, अधिकतर विकल्पों में 4 या 5 शब्द से ज्यादा नहीं देता, क्योंकि पेपर की जो एक परीक्षा के पैटर्न के अनुसार जो निर्धारित समय सीमा होती है, उसी समय सीमा के अनुसार एक प्रश्न का जवाब दिया जा सके। उससे ज्यादा डीप के मेथड का क्वेश्चन बनता भी नहीं है। अगर इसमें नाम 50 दे दिए जाएं तो आप 20 मिनट तक एक ही प्रश्न को सोल्व करते रहोगे, जो अन्य प्रश्नों के समय को प्रभावित कर देता है, जो कि अन्य प्रश्नों के समय को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। अतः हमारे पास जैसे 4 नाम आ गए, 5 नाम आ गए, 6 आ गए, 7, जैसे हमने यहाँ पर 7 नाम ले लिए हैं। अब इन सातों नामों को हमें व्यवस्थित कैसे करना है, तो उसके एक चरण है। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे आपको ये नाम दे दिए जाते हैं, जैसे आपको ये सारे नाम दे दिए गए, क्या क्या, क्षयी, क्रमशील, क्रमांक, क्रम और क्षय। क्षयी, क्रमशील, क्रमांक, क्रम और क्षय। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन नामों को ऊपर से नीचे के क्रम में जैसा दिया गया है एज इट इज लिख दो। उसके बाद में क्या करना है, आपको एक एक शब्द को, उसके बाद में क्या करना है, आपको एक एक शब्द का शाब्दिक विच्छेद करना है। एक होता है संधि विच्छेद और एक होता है शाब्दिक विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद का मतलब यह हुआ कि चाहे वह संधि पद ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ पर एक क्रमांक शब्द है, ये संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होता है क्रम प्लस अंक। क्या होता है, क्रम योग अंक। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है स्वर संधि का। लेकिन यहाँ पर आपको संधि विच्छेद नहीं करना, शाब्दिक विच्छेद करना है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि जो हमें शब्द दिए जा रहे हैं उन्हें हम स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिख देंगे। स्वर और व्यंजनों को क्या कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे। या मैं सरल शब्दों में कहना चाहूं कि इस शब्द को पूरा तोड़कर लिख देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इस शब्द को आप पूरा तोड़ करके लिख देंगे। प्रत्येक वर्ण को, स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख देंगे। जैसे हम करते हैं आरंभ, क्षय, अपने को पता है क्षय एक संयुक्त अक्षर होता है और इसका सही टुकड़ा क्या होता है, कै के बाद में षटकोण वाला शय और उसके बाद में य या ए। क्षय में ए जुड़ा हुआ है तो यहां पर ए, उसके बाद में जुड़ा हुआ है ये, और ये में किसकी मात्रा है भाई, दीर्घ ई। वापस से समझना इस चीज को, ये मैंने भी छेद कैसे कर दिया। क्षय में अपने को मोटे मोटे हमें क्या दिख रहे हैं, 2 वर्ण दिख रहे हैं। एक तो क्या दिख रहा है, क्षय, और एक मात्रा लगी हुई है ये के ऊपर बड़ी ई की। हमने क्या किया, इस सबसे पहले तो इस क्षय का मैंने क्या किया, विच्छेद किया। शाब्दिक विच्छेद में देखो संयुक्त अक्षर है तो संयुक्त अक्षर में कै, से और जुड़ा हुआ स्वर कौन सा है, ए। ये हो गया किसका विभाजन, क्षय का विभाजन। ये किसका विभाजन हो गया, क्षय का विभाजन। उसके बाद में मैंने क्या किया है, ये और इसमें जुड़ा हुआ दीर्घ स्वर लिख दिया, अर्थात ये वाला ये का विभाजन किया है। मैंने किसका विभाजन किया, ये का विभाजन किया। ऐसे ही आप प्रत्येक शब्द को तोड़ सकते हैं, ऐसे ही आप प्रत्येक शब्द को तोड़ सकते हैं। जैसे हम बात करें कर्मशील की। कर्मशील में देखो कै को हलन करोगे तो कै में जुड़ा हुआ ए बाहर आ जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, कै और ये ऊपर वाला रहे, आधा है या पूरा,
अभी अभी मैंने आपको इसी चीज इसीलिए बताई है कि आपको पता रहे कि कौन सा वर्ण कहाँ लिखा गया है तो वो किस तरीके का है। यदि लाइन के ऊपर रे लिखा हुआ है तो वह सदैव क्या होता है, स्वर रहित होता है, और लाइन से नीचे जो रे आता है वो क्या होता है, स्वर सहित होता है। अर्थात यह रेप का जो वर्ण है यह क्या है, आधा। तो हम क्या बोलेंगे, कै में जुड़ा हुआ ए के बाद में रे आधा, रे के बाद में लिखा हुआ है मैं में क्या जुड़ा हुआ है, ए स्वर, ए के बाद में क्या है, तालव्य सकार, तालव्य सकार में जुड़ी हुई है दीर्घ ई, और उसके बाद में जुड़ा हुआ है ले, और ले में भी क्या जुड़ा हुआ है, ए। अर्थात मित्रों मैंने क्या कर लिया है, इस पूरे शब्द का शाब्दिक विच्छेद कर दिया है। इस पूरे शब्द में जुड़े हुए व्यंजनों को और स्वरों को बाहर निकाल दिया, अलग अलग लिख दिया है। उसके बाद में आगे देखो क्रमांक में, यहां पर ये संधि का उदाहरण है। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे कोई भी संधि का उदाहरण आए, चाहे संधि विच्छेद होता ही क्यों ना हो, लेकिन हमें विच्छेद नहीं करना। यदि संधि का विच्छेद कर दिया तो आपके शब्दकोश का जो क्रम है वह प्रभावित हो जाएगा। जैसे इतिहास में ई आता है और ऐतिहासिक में ए आता है, यदि आप उसका प्रत्यय तोड़ के लिखोगे तो क्रम आपको परेशान कर देगा। तो इस प्रकार के शब्दों से या इस प्रकार के विच्छेद से हमें बचना है। ये याद रखने की ही बात है कि संधि विच्छेद नहीं करना। शब्दकोश के अनुसार या साहित्य कोश के अनुसार यदि हमें शब्दों का क्रम निर्धारण करना है तो शब्दों का शाब्दिक विच्छेद करना है, संधि विच्छेद नहीं करना। यह बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने दिमाग में याद रखनी। क्या कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम निर्धारण करते समय, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम निर्धारण करते समय हमें किसी भी शब्द का संधि विच्छेद नहीं करना है, हमें उनका शाब्दिक विच्छेद करना है। और जैसे क्रमांक का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, देखो कै खड़ी पाई का वर्ण है और इसके नीचे रे जुड़ा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर कै तो क्या है भाई, आधा। इसमें कै तो क्या है, आधा। यहाँ पर कै तो क्या लिखा हुआ है, आधा, तो कै को आधा लिख दिया। उसके बाद में रे क्या जुड़ा हुआ है, पूरा। तो रे को हल करेंगे तो रे में क्या जुड़ा हुआ है, पूरा। ये वाला जो टुकड़ा है कै, उसके बाद में रे और ए, ये इसका टुकड़ा हो गया क्रय का। इसमें कै तो क्या है भाई, आधा। उसके बाद में नीचे जो रे जुड़ा हुआ है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि नीचे जो रे होता है वो क्या होता है, पूरा। लेकिन इस रे को हलन कर दिया तो रे में जुड़ा हुआ ए बाहर आ जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, मैं। उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, मैं में क्या जुड़ा हुआ है, आ के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। आ के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, कै, और कै में क्या जुड़ा हुआ है, ए। फिर आगे वाले शब्द का देखेंगे, कै का विच्छेद होता है, कै में क्या जुड़ा हुआ है, ए के बाद में क्या लिखा हुआ है, रे के बाद में क्या लिखा हुआ है, मैं, और मैं में क्या जुड़ा हुआ है, ए। उसके बाद देखो इस क्रम में ये वाला के आधा, उसके बाद में रे को आधा करेंगे तो रे में जुड़ा हुआ ए बाहर आ जाएगा। फिर आगे जुड़ा हुआ है मैं, और मैं में क्या जुड़ा हुआ है, ए। ऐसे ही इस क्रम में देखो के और के में क्या जुड़ा हुआ है, ए। उसके बाद में रे में क्या जुड़ा हुआ है, ए। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, मैं, और मैं में भी क्या जुड़ा हुआ है, ए। मित्रों बहुत अलग तरीके से समझा रहा हूं, ये बहुत सरल बना रहा हूं इस बिंदु को। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैथ्स की तरह है, टेक्निकली चीज है। आपको इसमें तो जोड़ना तोड़ना है, जैसे आप रीजनिंग में, तर्क शक्ति में, गणित में, संख्या पद्धति में जोड़ बाकी भाग गुणा कर से, ठीक उसी प्रकार से यह वाला काम करना है। शब्द को पूरा खोल दीजिएगा, शब्द का स्वर और व्यंजन उस क्रम में ही तोड़ो। ऐसे नहीं कि पहले स्वरों को अलग लिख दिया उसके बाद व्यंजनों को लिखो, ऐसा नहीं। जिस क्रम में आप उनको पढ़ रहे हैं उसी क्रम में तोड़ते जाओ। जैसे क्रम को हम कैसे पढ़ते हैं, क रे में, कै में क्या जुड़ा हुआ है, ए लिख दिया। उसके बाद रे में क्या जुड़ा हुआ है, रे को आधा करके रे में जुड़ा हुआ ए लिख दिया। उसके बाद मैं में क्या जुड़ा हुआ है, मैं को आधा करके मैं में जुड़ा हुआ लिख दिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्षय। क्षय का विभाजन क्या होता है, कै के बाद मूर्धन्य से, मूर्धन्य से में भी क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर ए। उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, ये, और ये में भी क्या जुड़ा हुआ है, ए। ये हमने क्या कर लिया, इन सातों शब्दों का शाब्दिक विच्छेद हमने क्या किया है, 7 के 7 शब्दों का क्या कर लिया है, शाब्दिक विच्छेद कर लिया है। शाब्दिक विच्छेद हमने कर लिया है। देखो ये तो हो गया क्षयी का, ये तो किसका हो गया, क्षयी का। उसके बाद में अगला शब्द हमारे पास कौन सा आया था, कर्मशील। हमारे पास कौन सा आया था, कर्मशील। कर्मशील के बाद में हमारा शब्द कौन सा था, क्रमांक। कौन सा था, क्रमांक। क्रमांक के बाद में अगला हमारा जो शब्द आया वो कौन सा आया, कर्म। क्या आया, कर्म। उसके बाद में हमारा जो अगला शब्द आया वो क्या आया, कर्म। क्या आया, कर्म। और अंतिम जो हमारे पास 2 शब्द आ रहे हैं उसमें एक तो कर्म है और एक क्या है आपका, क्षय। एक क्या है, क्षय। इन सभी शब्दों का हमने क्या कर लिया है, शाब्दिक विच्छेद कर लिया है। अब हम इनका क्या करेंगे, शब्दकोश या साहित्य कोश के अनुसार क्रम निर्धारण करेंगे कि कौन सा पहले लिखा जाएगा और कौन सा बाद में लिखा जाएगा। ध्यान दे लेना, आरंभ से हम इन शब्दों को, जो समान वर्ण है, समान वर्ण से हमें पता नहीं चल पाता
यदि पहले वर्ण समान हो, प्रथम वर्ण समान हो, तो हम इनका क्रम निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है क क क क, अब क का तो जो स्थान है सभी में वो एक ही होगा। तो अलग जहां पर वर्ण आ जाए वहीं से आप इनका स्थान निर्धारण करना आरंभ कर दोगे। जैसे मैंने इन सभी का पहला वर्ण चेक किया, यहां भी क है, यहां भी क है, यहां भी क है, अर्थात सभी में क है, अर्थात क तो कॉमन हो गया। जहां पर समान है या कॉमन है वहां से आपको जवाब नहीं मिलेगा। उसके बाद में मैं इन सभी शब्दों के दूसरे वर्ण पे आ रहा हूं और दूसरे वर्ण पर आते ही मुझे जवाब मिलना आरंभ हो गए। आप बताइए शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार पहले क्या लिखा जाता है, मूर्धन्य से, ए या रे। यहां पर देखो हमें तीन प्रकार के वर्ण मिल रहे हैं। एक तो हमें मिल रहा है मूर्धन्य से ऊपर और नीचे, पहले में और अंतिम में। उसके बाद में देखो दूसरे, चौथे और छठे में हमें क्या मिल रहा है, ए। और यहाँ पर तीसरे और पांचवें में क्या मिल रहा है, रे वर्ण मिल रहा है। अब आप बताएं मित्रों मुझे कि शब्दकोश के या साहित्य कोश के क्रम के अनुसार सबसे पहले वर्ण इनमें से कौन सा आएगा। मैं इधर आपको ये तीनों वर्ण जो अलग लिख रहे हैं उनको लिख देता हूं। देखो एक तो हमें मिल रहा है ए, एक हमें मिल रहा है रे और एक हमें मिल रहा है मूर्धन्य से। बताओ इन तीनों में पहले कौन आता है, तो आपका जवाब होगा कि सर पहले ए आएगा। पहले क्या आएगा, ए। अब हमें पता चल चुका कि ए नाम वाला पहले आएगा, इसका मतलब या तो कर्मशील या कर्म या फिर कर्म, इन तीनों में से कोई एक पहले होगा। अब एक पहले कौन होगा, क्योंकि यहां भी तीनों में ए मिल गया ना, तो हम क्या करेंगे, उसके ठीक आगे वाले पे जाएंगे। जैसे ही इसके आगे गए तो हमें क्या मिला, रे। इसके आगे जाते हैं हमें यहां पर फिर से क्या मिल गया, रे मिल रहा है। देखो यहां पर मित्रों ये रे मिल गया, और यहां पर भी हमें क्या मिल गया, रे। यहां पर भी हमें क्या मिल गया, रे। और यहां पर भी हमें क्या मिल गया, रे। जहां तक कॉमन आते जा रहे हैं आगे बढ़ते चलेंगे, जहां तक कॉमन आते जा रहे हैं आगे बढ़ते चलेंगे। आगे वाले वर्ण में यहां देखो यहां पर क्या आ रहा है, मैं। यहां पर भी क्या आ गया, मैं। यहां पर भी क्या आ गया, मैं। और यहां पर भी क्या आ गया, ए। अब हमें पता चल चुका होगा, अब आप समझ गए होंगे कि इनमें दो वर्ण आ गए, एक तो आ गया स्वर रहित मैं और एक आ गया ए। अब आप बताओ मित्रों पहले कौन सा आना चाहिए, मैं आना चाहिए या स्वर ए आना चाहिए। बिल्कुल सही, पहले क्या आना चाहिए, ए। अर्थात जिसमें ए लिखा हुआ है, जिसमें ए लिखा हुआ है आगे वाला वर्ण यह वाला, यह रोल नंबर 1 होगा। यह क्या होगा, 1 नंबर पे लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम लगाने वाला प्रश्न है मित्रों, लेकिन ऐसे प्रश्न यदि सब कुछ जानने के बावजूद, बाकी इसमें याद करने का रटने का कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न को शीघ्रता से हल करना चाहोगे तो बार बार ऐसे प्रश्नों को हमें अभ्यास में लाना होता है। इसमें रटने वाली कोई थ्योरी है ही नहीं, कोई नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ एक पैटर्न का पता होना चाहिए, हमें एक तरीके का पता होना चाहिए कि हम इनको कैसे लिखेंगे। क्या किया मैंने, सबसे पहले इन शब्दों को ऊपर से नीचे लिख दिया, जिस क्रम में लिखे हुए थे लिख दिया। मुझे नहीं पता ये व्यवस्थित है या नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, पता चल चुका। मैं देखो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया शब्द था 6ठे नंबर पे, वास्तव में आना कौन से पे चाहिए था, पहले नंबर पे। तो ये क्रम से लिखा हुआ नहीं है। फिर मैंने इनको क्रम से व्यवस्थित करने हेतु क्या किया है, इनका शब्दकोश या साहित्य कोश के अनुसार इनका क्रम सेट करना चाहा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका शाब्दिक विच्छेद किया है, न कि संधि विच्छेद किया। हमें क्या किया, इसका शाब्दिक विच्छेद कर दिया। शाब्दिक विच्छेद का मतलब इनमें जुड़े हुए स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिख दिया है। और उसके बाद जहां तक कॉमन आते जा रहे हैं उनको हटाते जाएंगे। जहां से कॉमन आना बंद होता है वहीं से हमारे प्रश्नों का जवाब आना आरंभ हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले तो हमने किसको लिखा है, कर्म को। अब जिसका हमें स्थान पता चल जाए उसको आप हटा सकते हो, क्योंकि इसको तो हमने रोल नंबर दे दिए तो ये तो हमारी लिस्ट में से हट गया। अब हमें नंबर कितने विद्यार्थियों को और देने हैं, 5 को। कितनों को और देने हैं, 5 को। तरीका वही है। अब देखो इन दो में से कोई पहले आएगा, 2 और बचे हुए हैं ना, तो इन 2 को जैसे हम जांचना आरंभ करेंगे, जैसे इन दोनों को जांचना आरंभ करेंगे तो देखो कै वर्ण समान दोनों में है, ए वर्ण समान दोनों में है, रे वर्ण समान दोनों में है और मैं वर्ण समान दोनों में है। और उसके बाद में आगे वाला वर्ण ए भी दोनों में है। यहां पर आगे वाला वर्ण ए भी दोनों में है। अब मित्रों यह वाला शब्द तो पूरा हो गया, लेकिन यह और चलता रहा। इसका मतलब इसका स्थान कहां आएगा, पहले, क्योंकि यह बड़ा है और यह छोटा था, इसलिए इसका स्थान कितने नंबर पे आ जाएगा, 2 पे। और बचा हुआ कितने नंबर पे चला जाएगा, 3 पे। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है, शब्द जो देगा वो इसी प्रकार के देगा जहां पर आपको पहले वर्ण से तो जवाब का पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिएगा ये पहली वाली लाइन में मिटा दूं, जैसे ये पहली वाली लाइन में आपको यहां से मिटा दूं, जैसे सभी में एक है ही नहीं, तो आप यहां से आरंभ करोगे तो यहां से क्रम निर्धारण आरंभ हो जाएगा। क्यों, श, ए, रे, ये अलग अलग वर्ण आ रहे हैं। तो पेपर बनाने वाला इतना सरल तो प्रश्न देगा नहीं कि आप पहले वर्ण को पढ़ते आप आंसर टिक कर जाओ। वो ऐसे ही प्रश्न देगा कि आपको पूरे शब्द विच्छेद में से
से आंसर चुनना पड़े। जैसे कै समान दे दिया, उसके बाद में अंतर दिया, ए के 3 आ गए, तो इसका मतलब यहां से भी उत्तर नहीं चुन पाए क्योंकि 3 विकल्प हो गए। फिर उसके बाद में आगे बढ़े तो हमें सभी में रे मिल गया, इसका मतलब यहां से भी जवाब नहीं चुन पाए। उसके बाद हम सभी में आगे बढ़ना आरंभ करें तो यहां पर 2 में मैं मिला और 1 में ए मिला। 1 में ए मिलते ही हमने रोल नंबर 1 दे दिया, जिसको 1 नंबर दिया उसको हटा दिया। फिर हमें पता चला कि दोनों में मैं कॉमन है, दोनों में ए भी कॉमन है। अब उसके बाद में यहाँ पर ए के बाद कोई वर्ण नहीं आ रहे, अर्थात ये शब्द छोटा था पूरा हो गया। तो जो छोटा है या पूरा हो जाता है उसको हमने 2 नंबर दे दिया, उनमें पहले लिखा जाएगा। और बचा हुआ कहाँ लिख दिया हमने? 3 नंबर पे। बचा हुआ कहाँ लिख दिया? 3 नंबर पे। अब ये जो 3 नंबर पे लिख दिया, अर्थात इन 3 वर्णों को हम स्थान दे चुके हैं, इन्हें आप हटा सकते हो। इन्हें आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। अब हमारे पास कितनी लाइनें बच गई? केवल 3। केवल 3 लाइनें कौन कौन सी बच रही हैं? जो बच रही हैं उन्हीं लाइनों की हम बात करते हैं। देखो, जिनको हटाना है हम उनको पहले हटा देंगे, जिनको हटाना है उनको हम पहले हटा देंगे। एक लाइन तो ये हट जाएगी, दूसरी लाइन हमने ये भी हटा दी, और तीसरी लाइन कर्मशील को भी हमने स्थान दे दिया है। जिन वर्णों को हम स्थान दे चुके उन्हें हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब हमारे पास केवल कितने नाम बच गए? 4 नाम बच गए। दोस्तों, अब हमारे पास कितने नाम बचे हुए हैं? केवल 4 नाम बचे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो क्षयी, एक बचा हुआ है आपका क्रमांक, एक बचा हुआ है कर्म, और एक बचा हुआ है क्या? क्षय। एक क्या बचा हुआ है? क्षय। तो अब ध्यान देने वाली बात है क्या, देखो एक बार वापस से, जो हमारे पास 7 नाम थे, जो हमारे पास 7 नाम थे, कौन कौन से? कर्म, कर्म और कर्मशील। इनको हम लिख भी सकते हैं अलग तरीके से। जैसे 1 नंबर पे तो सबसे पहले कौन आया? कर्म। कर्म के बाद नंबर 2 पे किसको दिया? कर्म को। उसके बाद में कौन आएगा? कर्मशील। उसके बाद में कौन आएगा? कर्मशील। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास ध्यान देने वाली बात है, देखो ये कर्म, क्रमांक, क्षयी और क्षय, इन चारों में से कौन सा पहले लिखा जाएगा? तरीका वही रहेगा, जिनको आप हटा चुके या जिनको हम स्थान दे चुके उनको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं कि ये लो जी, आपको तो स्थान दिया जा चुका है, आपको जो रोल नंबर दे दिया गया, आप उस सीट पर जाकर बैठ जाओ, आप उस सीट पर जाकर के बैठ जाओ, ताकि हम बचे हुए विद्यार्थियों के भी रोल नंबर का निर्धारण कर सके, ताकि हम बचे हुए विद्यार्थियों के स्थान का भी निर्धारण कर सकें। तो जिनका नाम हमें पता चल चुका है या जिनका क्रम हमने पता लगा लिया है, उन्हें हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखो बचे हुए कितने हैं हमारे पास? 4 नाम है। वही वाला तरीका, जो पहला कॉमन है तो कॉमन है, तो कॉमन से आंसर नहीं निकल सकता। इन चारों में पहला वर्ण क्या आ रहा है? कै, कॉमन आ रहा है। दूसरे पे चलो, यहां पर मूर्धन्य श और यहां पर रे, यहां पर भी रे, और यहां पर क्या है? मूर्धन्य श। अब मूर्धन्य श के भी 2 वर्ण हैं और मूर्धन्य रे के भी 2 वर्ग हैं। अब इन दोनों में भी 2-2 कॉमन हो गए। अब हमें पता चल चुका कि रे और श में पहले क्या लिखा जाता है? बिल्कुल पहले क्या लिखा जाता है? रेवर्ण लिखा जाता है। तो यहां पर रेवर्ण वाले वर्ग जो आएंगे वो पहले आएंगे। अब एक तो रेवर्ण वाला कर्म है और एक कर्मांक है। इन दोनों शब्दों में पहले कौन आएगा? तो इनके आगे वाले पे जाओ, यहां पर भी ए और यहां पर भी है। दोनों में है हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। दोनों में हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। अब हम आगे और बढ़े तो यहां पर दोनों में हमें क्या मिल गया? मैं मिल गया। अर्थात जहां तक कॉमन आते जा रहे हैं आगे चलेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए, और यहां पर आ रहा है अनुस्वार। यहां पर क्या आ रहा है? अनुस्वार। और यहां पर क्या लगा हुआ है? ए। अनुस्वार वाले वर्ण कहां लिखे जाएंगे? पहले। अर्थात नंबर 4 किसे दिया जाएगा? क्रमांक को। नंबर 4 किसे दिया जाएगा? क्रमांक को। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्रमांक, यहां पर क्या लिख देंगे? क्रमांक लिख देंगे। और 5 नंबर किसको दे देंगे? कर्म को। 5 नंबर किसको दे देंगे? कर्म को। अब हमारे पास केवल 2 नाम बचे हुए हैं, और हमारे पास जो 2 नाम बचे हुए हैं वो 2 नाम कौन कौन से हैं? एक तो क्षय और एक क्षयी। एक तो क्षय बचा हुआ है और एक क्या बचा हुआ है? क्षयी। इन दोनों का हमें पता और लगाना है। देखो दोनों में पहला वर्ण क्या है? मूर्धन्य, सॉरी कंठ्य वर्ण कै। उसके बाद दोनों में दूसरा क्या आ रहा है? मूर्धन्य सकार। तीसरा वर्ण क्या आ रहा है? दोनों में ए। उसके बाद चौथा वर्ण दोनों में क्या आ गया? ये। यहां तक कॉमन आते जा रहे हैं। जहां तक कॉमन आते जाएंगे आप प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, किसी भी शब्द को प्रथम या द्वितीय स्थान का चुनाव नहीं देंगे। जैसे ही आपको कॉमन वर्ण नहीं मिलते आप स्थान निर्धारित करना आरंभ कर देंगे। यहां पर देखो कैक दोनों में कॉमन हो गया, पता नहीं
इसका मतलब इनका स्थान हम निर्धारित नहीं कर सकते। उसके बाद दोनों में मूर्धन्य सकार भी कॉमन है, नहीं कर सकते। तीसरा वर्ण दोनों में ए आ रहा है, इसका मतलब यहां से भी पता नहीं चला। चौथा वर्ण दोनों में ये आ गया, यहां से भी पता नहीं चला। अंतिम वर्ण देखिए यहां पर दीर्घ ई है और यहां पर ए है। अब हमें पता चल चुका कि इन दोनों में पहले कौन सा एक आएगा, तो इन दोनों में पहले कौन सा आता है ए, अर्थात आपका 6 नंबर पे कौन सा वर्ण लिखा जाएगा, क्षय लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, क्षय। और बचा हुआ 7वां कौन सा हो जाएगा, क्षयी। क्या हो जाएगा, क्षयी। कहने का मतलब यह है मित्रों कि हमें चाहे कितने भी नाम दे दिए जाएं, सबसे बढ़िया तरीका इस प्रश्न को हल करने का क्या होगा कि हमें जितने भी नाम दिए जाते हैं, उन नामों का हमें क्या करना होगा, शाब्दिक विच्छेद करना होगा। शाब्दिक विच्छेद करने के बाद वापस से बहुत सीक्वेंस से बोल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे इस क्रम को समझना। सबसे पहले तो क्या करना है, ऊपर से नीचे उनको लिख देंगे। उसके बाद में नंबर 2 पे हमने क्या किया, उनका शाब्दिक विच्छेद करेंगे। उनका क्या करेंगे, हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे। उनका हम क्या करेंगे, शाब्दिक विच्छेद करेंगे। शाब्दिक विच्छेद का मतलब यह हुआ कि हम उनका स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिख देंगे। स्वर और व्यंजन जो भी हमें दिए जाते हैं उन्हें अलग अलग लिख देंगे, तोड़कर लिख देंगे। स्वर और व्यंजन अलग करने के बाद हम आरंभ करेंगे स्थान निर्धारण करना। जो जो कॉमन आते जाएंगे वहां से आप स्थान का पता नहीं लगा सकते। जैसे ही आपको अलग वर्ण या क्रम भंग करता हुआ वर्ण मिल जाए, वहीं से आप देखना कि पहले कौन सा वर्ण आता है और बाद में कौन सा वर्ण आता है। जैसे 2 वर्ण या 2 वर्ग या 2 नाम ऐसे मिल जाए जिनमें आपको नामों का अंतर तो पता चल चुका, लेकिन उनके वर्ण समान आ जाएं, तो उन्हीं दोनों नामों में आप आगे वाले वर्णों पे चलते जाना, क्रम से आगे वाले वर्णों पे चलते जाना। जैसे ही आपको अलग वर्ण मिले या नाम खत्म हो जाए, मतलब नाम छोटा रह जाए या शब्द समाप्त हो जाए, तो उसको आप प्रथम स्थान दे सकते हो। जैसे ऐसे शब्द का हमने सामना किया भी है। मैं एक बार वापस से बताना चाहूंगा इन सारी चीजों को कि दूसरे उदाहरण से इसको समझें। एक बार ये वाली चीज हमें पता चल चुकी कि पहले कौन आया था, कर्म, उसके बाद में क्या आएगा, कर्म, उसके बाद में क्या आएगा, क्रमांक, क्रमशील, और उसके बाद में क्रमांक, फिर क्रम, और अंत में क्या आ गए हैं, क्षय और क्षयी। अब आगे बढ़ो, देखो जैसे शब्द दे दिया गया हमें पर्व, शब्द दे दिया हमें प्रकाश, शब्द दे दिया हमें प्रकर्म, शब्द दे दिया हमें प्रवणता। हमें 4 नाम दे दिए गए। अब ये मुझे नहीं पता कि इनमें 1 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, 3 नंबर किसका है या 4 नंबर किसका है। इनका मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन मैंने इनको नंबर दे दिया कि 1 नंबर मेरे अनुसार तो पर्व का होना चाहिए, 2 नंबर प्रकाश का, 3 नंबर प्रकर्म का और 4 नंबर प्रवणता का होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप इनका क्रम निर्धारण किस तरीके से करेंगे। मैं वापस से बता रहा हूं, नाम आपको चाहे 4 दे, 5 दे, कितने भी दी, आपको ऊपर से नीचे के क्रम में लिखने होंगे। और उसके बाद जो दूसरा तरीका अपनाएंगे वो क्या करना है, इनका शाब्दिक विच्छेद करना है। देखो पर्व का शाब्दिक विच्छेद कैसे करना है, मतलब व्यंजन और स्वरों को तोड़ तोड़ करके लिख देना है। जैसे पे हमें पूरा दिख रहा है तो पे को आधा कर दो, तो पे में जुड़ा हुआ ए स्वर बाहर आ जाएगा। बिल्कुल मैं दोहरा रहा हूं, 2-3 उदाहरणों से समझा दूंगा इस चीज को। यहां से प्रश्न आता है और मैं नहीं चाहता कि इतनी सरल बात जिसमें कोई चीज याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, और ऐसे प्रश्न को भी आप तुक्का मार के आ रहे हैं या गलत चयन करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाला प्रश्न बिल्कुल सही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सरल है, बहुत ही अच्छा है। आज की 2 घंटे की चर्चा के आसपास का समय हमें केवल 2 प्रश्नों को समझने के दिया है। ये इसलिए दिया है कि यहां से एक बड़ा कंसेप्ट निकल के तो आ गया शब्द शुद्धि के लिए आवश्यक चीजें, कि कौन से शब्द में किस प्रकार के वर्ण को किस तरीके से आधा लिखना है, वो अलग से पढ़ाए जाने वाले बिंदु हैं। और एक हमें पता चल चुका कि हिंदी भाषा में लिखी हुई डिक्शनरी को या हिंदी का यदि हमें शब्दकोश कहीं पढ़ने को मिलता है, हिंदी की डिक्शनरी या किताब में हमें शब्द ढूंढना हो, तो कौन सा शब्द किस शब्द के बाद में मिलेगा उसका क्रम हमें आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। जो पर्व लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, इस पर्व में देखो पे पूरा दिख रहा है, तो पे पूरा दिख रहा था तो मैंने क्या कर दिया, इस पे को विच्छेदित किया है, अर्थात पे में जुड़ा हुआ स्वर और व्यंजन मैंने अलग अलग लिखना चाहा, तो पे में जुड़ा हुआ पे और इस पे जुड़ा हुआ ए बाहर निकाल दिया। उसके बाद में आगे आ रहा है क्या, पे रे, अर्थात रे आधा है ऊपर लगा हुआ है, तो उसके बाद रे किस पे लगा हुआ है, वे को भी यदि हलन करेंगे तो वे में जुड़ा हुआ ए भी कहां आ जाएगा, बाहर।
ये चीज यदि आपको आ गई, ये वर्णों को, स्वर और शब्दों को, स्वर और व्यंजनों को तोड़ना अगर आ गया, शाब्दिक विच्छेद यदि करना हमें बहुत सही तरीके से आ गया, तो इस प्रकार का प्रश्न गलत भी नहीं होगा। आगे वाले फिर से देखो अभ्यास करेंगे। प्रकाश में देखो हमें पता है खड़ी पाई के वर्ण के नीचे रे जुड़ा हुआ है, खड़ी पाई के वर्ण के नीचे रे जुड़ा हुआ है, और खड़ी पाई के वर्ण के नीचे यदि रे जोड़ दिया जाता है तो वह रे पूरा होता है, और जिस खड़ी पाई के वर्ण के जुड़ा हुआ है वह आधा होता है। तो यहाँ भी पे आधा, उसके बाद में रे है, और उसके बाद में क्या है ए के बाद में क्या है कै में क्या जुड़ा हुआ है आ के बाद में क्या है तालव्य शकार, और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है ए। यहां तक कोई समस्या नहीं। उसके बाद आगे जो एक शब्द आ रहा है वो क्या है प्रकर्म। क्या है शब्द प्रकर्म, और प्रकर्म में वही बात, पे आधा है, उसके बाद रे पूरा है, रे में क्या जुड़ा हुआ है ए के बाद में क्या जुड़ा हुआ है कर्म, और कर्म का हमें पहले से ही विच्छेद पता है, कै को आधा कर देंगे तो कै में जुड़ा हुआ रे आ जाएगा, रे को भी आधा कर देंगे, आगे अंत में क्या जुड़ा हुआ है मैं, और मैं में क्या जुड़ा हुआ है ए, में क्या जुड़ा हुआ है ए। आगे बढ़ो, उसके बाद में आगे जो टॉपिक आ रहा है प्रवणता। प्रवणता में देखो पे को आधा किया, उसके बाद में रे को आधा कर दो, उसके बाद में ए के बाद में क्या जुड़ा हुआ है वे में क्या जुड़ा हुआ है ए के बाद में क्या जुड़ा हुआ है अणे में क्या जुड़ा हुआ है ए के बाद में क्या है तय, और तय में क्या लिखा हुआ है आ। यहां तक का यदि काम आपको आ गया तो अब इस प्रश्न का जवाब देने में हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने क्या किया मित्रों, जो शब्द दिए गए थे हमें, जो हाँ बिल्कुल जो 4 शब्द हमें दिए गए हैं, हाँ आप बिल्कुल सही तरीके से विच्छेद कर पा रहे हैं। समझना, जो 4 हमें दिए गए नाम हैं, उन चारों नामों का हमने शाब्दिक विच्छेद किया। इनमें जो भी नाम आ रहे थे तो उन नामों में व्यंजन और स्वरों को पूरा तोड़ तोड़ के लिख लिया है। अब जहां तक कॉमन आ रहे हैं हम विकल्प का चयन नहीं करेंगे, जैसे ही कॉमन नहीं आते तो उनमें देखो कि पहले कौन सा आने वाला है। देखो कैसे, अब मैं बात कर रहा हूं प्रश्न का जवाब कैसे चुनना है। यहां तक की बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक बार देख सकते हैं आपको कैसे किया, मैं बता रहा हूं। शाब्दिक विच्छेद करना है शब्द का, व्यंजन में जुड़ा हुआ स्वर उसका अलग लिखना है, व्यंजन को हलंत लगा के लिख देना है, और स्वरों को लिखते चलना है, और उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में हम शब्द को पठन कर रहे हैं, उस शब्द का वाचन जिस क्रम में करते हैं उसी क्रम में आप इनका विच्छेद लिखोगे। आगे देखो अब इनका जवाब कैसे चुनना है। इन चारों शब्दों का प्रथम वर्ण पे है, और जो कॉमन आता है या जो समान रहता है वहां से प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, वहां से प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। अब आगे जैसे मैं आया तो यहां पर मुझे एक तो मिल रहा है ए, और 3 मिल गए रे। इसका मतलब अलग आ चुका है मेरे पास क्या ए, और मुझे पता है ए वर्ण स्वरों में है, और स्वर कहाँ आ रहे थे पहले, अर्थात 1 नंबर तो वास्तव में किसको ही मिलना चाहिए, पर्व को ही मिलना चाहिए। 1 नंबर तो किससे मिलना चाहिए, पर्व को ही मिलना चाहिए। लेकिन अब बात आती है, अब इसका स्थान हमें पता चल चुका, अब हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जिसका आप स्थान निर्धारित कर दो, अन्य की उससे किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं करनी है। अब केवल हमें इन बचे हुए 3 का ही स्थान निर्धारित करना है। 3 का निर्धारित करो वापस से। देखो पहला वर्ण तीनों में समान, नहीं पता लगा कौन सा पहले आएगा। दूसरा वर्ण तीनों में समान, नहीं पता लगा पहले कौन सा आएगा। तीसरा वर्ण देखो, तीसरा वर्ण तीनों में क्या जुड़ा हुआ है ए, ये लो यह भी समान, इसका मतलब नहीं पता लगा कि कौन सा पहले आएगा। फिर आगे बढ़े तो मित्रों यहां पर देखो कै जुड़ा हुआ है, यहां पर भी कै जुड़ा हुआ है, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है वे, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है अंतस्थ वर्ण वे। अर्थात हमें पता लग चुका कि इन दोनों में कोई एक, अर्थात प्रकाश और प्रकर्म में से कोई एक शब्द पहले आना चाहिए। यह तो बाद में आएगा, यह तो बाद में आएगा। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, आगे बढ़ो। आगे वाला वर्ण यहां पर क्या आ गया आ, और यहां पर क्या आ गया रे। मित्रों अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बिल्कुल हाँ, अब आपके तरीका समझ में आ गया। बहुत अच्छे से मैंने सरल तरीके से उदाहरण लेके इसको समझा दिया है। यहां पर क्या मिल गया स्वर, और ये क्या है व्यंजन, और हमें पता है स्वर तो चाहे कोई सा भी हो व्यंजनों से तो पहले ही आएगा। अब यहां पर व्यंजन से पहले आएगा, इसका मतलब रोल नंबर 2 भी हमें किसको देना पड़ेगा, प्रकाश को। किसको देना पड़ेगा, प्रकाश को। अब आ जाओ आपस से, देखो हमारे पास 2 ही नाम और बचे हुए हैं, कौन सा, प्रकर्म और प्रवणता। इसका पहला वर्ण समान है, दूसरा वर्ण समान है, तीसरा वर्ण समान है, चौथा वर्ण हमने देखा कै और वे। असमान का हमें पता चल चुका। अब बताओ कै पहले आना चाहिए या वे पहले आना चाहिए, बिल्कुल कै पहले आएगा, अर्थात तीसरा नाम कौन सा होएगा प्रकर्म, और बचा हुआ कौन सा जाएगा
प्रवणता। अब आप कहोगे सर ये तो पहले ही क्रम में थे। हाँ बिल्कुल, मैंने क्रम में ही लिखा था। प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है। क्या करेगा, हमारे पास 4 नाम दे देगा और चारों ही व्यवस्थित होंगे, कह देगा इनके व्यवस्थित क्रम की जांच कीजिए। हमें पता नहीं रहता कि व्यवस्थित है या नहीं। हमें उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए इस पूरे फॉर्मेट को अपनाना ही पड़ेगा, इन पूरी प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ेगा, इस प्रकार के प्रोसेस को हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तभी जाकर हम एक सही उत्तर का चयन कर पाएंगे, निश्चित उत्तर का चयन कर पाएंगे। यहां तक की बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मित्रों, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा क्या था, शब्दकोश में से शब्दों को ढूंढना। किसी भी प्रकार का कोई शब्द दे दिया जाए हमें पता लग जाएगा। एक बार मैं वापस से पूरी चीजों को दोहराना चाहूंगा कि अब तक हमने क्या चर्चा की है। आज हमने जो बिंदु आरंभ किया था, जो बहुत कम व्याकरण की किताबों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों का सामना हमें करने को मिल जाता है। और ऐसे प्रकार के प्रश्नों से हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो या हमारा कोई नकारात्मक अंकन न हो, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को भी बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम हमने क्या ले लिया, साहित्यकोश व शब्दकोश का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। यह टॉपिक केवल इसी संदर्भ से महत्वपूर्ण नहीं है। देखो यह बिंदु हमें कितनी जगह काम में आ रहा है। एक तो हमें शब्दकोश में से शब्द ढूंढने में सहायता मिलेगी कि जब आपको हिंदी भाषा की डिक्शनरी या शब्दकोश पढ़ने का मौका मिले तो आप बिना अपना समय व्यतीत किए उस शब्द तक जल्दी से पहुंच पाओगे जो शब्द हमें ढूंढना हो। एक बात। दूसरी बात, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो सामान्य एजुकेशन की है और एक संस्कृत एजुकेशन की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, मैं कहूं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग और पुलिस एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग द्वितीय श्रेणी व्याख्याता भर्ती अध्यापक परीक्षा और कॉलेज व्याख्याता के लिए भी यह चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, और एनटीए के द्वारा जो ली जाने वाली है नेट की परीक्षा होती है, वहां से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उनमें गिनी चुने व्याकरण के प्रश्न आते हैं और ऐसे व्याकरण के पहलुओं को छूता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाला डिपार्टमेंट। जो प्रश्न विद्यार्थी के दिमाग से समझ से बाहर होते हैं, क्योंकि सामान्य जो हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो आमतौर पर मिलने वाली पुस्तकें होती हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनमें इस प्रकार के बिंदुओं की कोई चर्चा नहीं होती, उनमें इस प्रकार के कोई बिंदुओं की चर्चा नहीं होती। यह हमारा सौभाग्य है और आपका सौभाग्य है, या मैं कहूंगा हम और आप सभी का सौभाग्य है कि ई उत्कर्ष के मंच के द्वारा और इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम आमने सामने हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और मैं आपके साथ इस प्रकार के बिंदु को साझा कर रहा हूं। हमें पता चल रहा है कि हर एक व्याकरणिक बिंदु का महीन पहलू क्या है। बहुत बारीकी से हम इन चीजों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें शब्दकोश और साहित्यकोश के क्रम का उपयोग मैंने आपको बताना चाहा। तो सबसे पहला उपयोग तो क्या आया कि हम शब्दों का शब्दकोश में क्रम ढूंढ पाते हैं। अब बात आती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो मैंने आपको बताया कौन कौन सी परीक्षाओं में ये चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। तीसरी बात, ये परीक्षा के साथ साथ शब्द शुद्धि वाला टॉपिक जो हर छोटी परीक्षा में होता है। अब ऐसा न सोचे कि पटवार वाले कहें कि सर आपने तो फर्स्ट ग्रेड या व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं का नाम लिया, पटवार का तो कहीं नाम ही नहीं लिया, तो पटवार में प्रश्न नहीं आता। नहीं, इस चीज की आवश्यकता हमें शब्द शुद्धि में भी पड़ती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका, हम कोरिलेटेड करके पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, एक दूसरे टॉपिक को जोड़ते हुए पढ़ेंगे, तो ध्यान रख लेना ये वहां भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो शब्दों का शब्दकोशीय क्रम, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों में कौन सा वर्ण किसके बाद में लिखा जाता है। और उस क्रम को पढ़ने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि केवल और केवल स्वरों से पहले तो बाद में लिखे जाने वाली चीज को पहले लिखना है, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग जो औ के बाद में पढ़े और लिखे जा रहे हैं छोटी क्लासों में, उनको हमें कहाँ लिखना है, पहले। और दूसरी बात, व्यंजनों में जो संयुक्त अक्षर होते हैं जिसके योग से बनते हैं, वह संयुक्त अक्षर उसी व्यंजन के ठीक बाद लिखा जाएगा। इसके अलावा और कोई नया बदलाव इनमें किया नहीं। उसके बाद में तीसरा तरीका जो हमने पढ़ा है, क्या इनमें से इन वर्णों को आधा करना हो, इन वर्णों को क्या करना हो, आधा। तो आधा करने के लिए 22 वर्ण जो खड़ी पाई वाले थे, 22 वर्ण जो खड़ी पाई वाले थे उनको आधा किया हमने खड़ी पाई हटाकर। 2 वर्ण ऐसे जो खड़ी पाई होने के बावजूद लांग कर आगे जा रहे थे, उन्हें आधा करने के लिए आगे जाने वाले भाग को हमने क्या किया, आधा हटा दिया। बचे हुए जो 8 वर्ण थे, रेफ अलावा या रे वर्ण के अलावा जो 8 वर्ण थे, जिन्हें नाम दिया कौन सा, गोल वर्ण। 8 वर्णों को हमने नाम क्या दिया था, गोल वर्ण। और उन गोल वर्णों को पढ़ने के लिए या उनको आधा करने के लिए हमने क्या किया, हल चिन्ह का प्रयोग किया था। और एकमात्र रे वर्ण या रेप वर्ण, जिसके कितने तरीके थे लिखने के, 4, जिनमें 3 तरीके हैं सिरोरेखा से नीचे के और 1 तरीका है सिरोरेखा के ऊपर का। इन सब की बात हम कर चुके हैं। और उसके बाद में अंतिम वाली बात जो हमने की है वो क्या की है, दूसरे प्रकार का प्रश्न कि शब्दों का शब्दकोशीय क्रम व्यवस्थित करना हो तो तरीका क्या होगा। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पिछले
2 लेक्चर और एक ये, इन 3 क्लासों में जो हिंदी भाषा के सामान्य परिचय और व्याकरण के सामान्य परिचय से आरंभ करके जो वर्ण विचार वाला जो बिंदु हमने आरंभ किया था, वह वर्ण विचार वाला बिंदु समाप्ति की ओर आ रहा है, बिल्कुल समाप्ति की ओर आ गया। एक इसमें एक बात और बतानी थी आपको, क्या कि स्वरों की मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। हालांकि आप सभी को ये पता भी होता है कि सभी स्वरों की मात्राएं कैसे कैसे लगती हैं, लेकिन यदि आप चाहो तो आप इनका पता लगा सकते हैं। इनका ध्यान रखना क्या कि स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं। देखो, स्वरों की मात्राएं लिखने से पहले मैं यहाँ स्वर लिख देता हूँ एक बार। ए के बाद में आता है आ के बाद में आती है ई के बाद में आती है बड़ी ई, उसके बाद ऋस्व उ, उसके बाद में दीर्घ उ, फिर आता है री के बाद में है ए, फिर है ऐ, ओ और औ। ये जो आपके 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों की मात्राओं के लिए ध्यान रख लेना दोस्तों, इस ए की कोई मात्रा नहीं लगाते, अलग से इसकी मात्रा का कोई संकेत नहीं होता। आ की मात्रा लगाने के लिए एक खड़ी पाई लगाते हैं। ऋस्व ई की मात्रा आप ऐसे लगाओगे बाईं तरफ, और यह है वर्ण के दाईं तरफ। इसका छोटा ऊ लगता है घुंडी और बड़ा ऊ लगेगा इस प्रकार से उल्टा। री की मात्रा लगती है किसी भी वर्ण के नीचे, ऐसे तैसे टमाटर की तरह घुंडी जोड़नी है। ए की मात्रा लाइन के ऊपर, आई की मात्रा लाइन के ऊपर, ओ की मात्रा लाइन के ऊपर और औ की मात्रा भी लाइन के ऊपर। इस प्रकार से आप इन मात्राओं का प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से आप इन मात्राओं का प्रयोग कर सकते हो। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रख लेना। ए की कोई मात्रा का कोई संकेत नहीं है, वापस से बता रहा हूं मित्रों, ए का मात्रा संकेत कुछ नहीं होता। और अब ए की मात्रा का कोई संकेत नहीं होता, इसीलिए यहां से एक बहुत डेप्थ का प्रश्न बता देता हूं आपको। इस ए को कहा जाता है उदासीन स्वर। ए को कहा जाता है क्या? उदासीन स्वर। ये इसलिए जान लेना जरूरी है कि अगर हम इतना ही विस्तार से पढ़ रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को क्यों छोड़ें। हालांकि बहुत अलग चीज है ये, हाँ बिल्कुल भाषा विज्ञान की दृष्टि से पढ़ा जा रहे हैं, और हम हिंदी व्याकरण सिलेबस रटने वाला नहीं पढ़ रहे, हिंदी व्याकरण का समझने वाला पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जो एक किसी एक परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अनेक परीक्षाओं के लिए। ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण का एक भी बिंदु जुड़ा हुआ है तो मैं आपको संपूर्ण सिलेबस दे रहा हूं। अर्थात आपको इस ई उत्कर्ष के मंच के माध्यम से, टेलीग्राम और ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो चीजें मिल रही हैं, जो पीडीएफ आपको मिल रही हैं, आप इनका बहुत बारीकी से और बहुत मनोयोग पूर्वक स्थिर होकर के अध्ययन करें तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं क्या कि ए उदासीन स्वर होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अलग से मात्रा संकेत नहीं होता। अलग से इसी प्रकार की, जैसे खड़ी पाई लगा रहे हैं, गुंडियां लगा रहे हैं, इस प्रकार की किसी भी व्यंजन पे इसकी कोई मात्रा का अलग से चिन्ह नहीं होता। अतः ए को कहा जाता है उदासीन स्वर। इसके बाद में देखो, आ की मात्रा लगा दी हमने, ये ऋस्व ई की मात्रा है, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, ये ऋस्व ऊ की मात्रा है, ये दीर्घ ऊ की है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऐ और ओ और औ की मात्राएं हैं। अर्थात ये स्वरों की जो मात्राओं के संकेत हैं, ये हालांकि आप सबको पता है, मुझे पता है, ये सब चीज़ आपको पहले से आ रही थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर आपके समझ में नहीं आए हों तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आ की मात्रा ऋस्व ई की, दीर्घ ई की, ऋस्व ऊ की, दीर्घ ऊ की, री, ए, ऐ, ओ और औ की मात्राएं किस प्रकार से लगाई जा सकती हैं, यह वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी ही होगी।